नामर जी और मित्रों, मेरा नाम वक्ताओं की सूची में नहीं है और फिर भी बैठा दिया गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। बोलूँगा नहीं क्योंकि एक तो मैंने रचनावली देखी नहीं है, मुझे मिली नहीं पढ़ने को। शानी को देखा था और ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने शानी को देखा था, करीब से देखा था और कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, रस लेके पढ़ी हैं। लेकिन शानी पर चर्चा करना शुरू करें तो इतनी सारी स्मृतियां भरी हुई हैं, लेकिन यहाँ स्मृतियों की चर्चा करने का अवसर नहीं है। एक बड़ा काम सामने आया है, शानी की रचनावली जानकी प्रसाद शर्मा के द्वारा संपादित होकर, और ये अवसर वो रचनावली देती है कि शानी को फिर से देखा जाए, परखा जाए, बात की जाए उनके बारे में। मैं केवल एक बात कहूँगा, मैं जगदलपुर गया था और सिर्फ ये देखने गया था कि काला जल सचमुच है वहाँ। और मुझे अच्छा लगा कि वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने मुझसे कहा कि चलिए मैं आपको काला जल दिखाता हूँ। ले गए और वो तालाब, बड़ा सा तालाब वो दिखाया। ये है वो तालाब जो अब काला नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका काला होना और ज़्यादा नीचे जाके कहीं तल में बैठ गया है, ऊपर थोड़ी सफ़ेदी आ गई है। ये केवल इस तालाब का एक नया रूप है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी गंदगी को ढक देते हैं ऊपर से, तो उस तरह का काम है ये। लेकिन बात करते हुए मैंने उन सज्जन की आंखों में वो काला जल देखा था। जिस तरह वो शानी को याद कर रहे थे और तब उस तालाब के साथ जोड़ के याद कर रहे थे। कितने हिंदी के लेखक हैं जिनको इस तरह वहाँ का रहने वाला, जानने वाला याद करता है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो शानी शायद पहले लेखक हैं जो बस्तर को हिंदी साहित्य में ले आए, कम से कम कथा साहित्य में ले आए। उसके पहले बस्तर कहाँ है मैं नहीं जानता, शायद कुछ हो, लेकिन कथा साहित्य में उपन्यास तो पहला है काला जल, जो जगदलपुर में लिखा गया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस तरह की भाषा में काला जल लिखा गया, बहुत सारी कहानियाँ शानी ने लिखी हैं, वो भाषा जगदलपुर में कैसे पैदा हुई। वो बस्तर का इलाका है और आदिवासियों से घिरा हुआ इलाका है। शानी ने अपनी प्रतिभा से और अपने अध्ययन से, और सिर्फ वहीं तक उनकी जानकारी महदूद नहीं थी, वो बड़ी दुनिया में फैले हुए थे चेतना के धरातल पर, तो वहाँ से वो चीज़ें, वो भाषा पैदा की। एक काम शानी का और है जिसे लोग याद कम करते हैं। बहुत अच्छे अनुवादक थे शानी, और कथा साहित्य के तो सर्जक थे ही, कुछ अनुवाद भी किए हैं। कविता के विलक्षण अनुवाद उन्होंने किए थे, और उसको मैं याद इसलिए करना चाहता हूँ कि उसकी चर्चा कम होती है। अमेरिका से लौटे थे तो रूस होते हुए आए थे, और लिथुआनिया उस समय रूस के साथ था, वहाँ से होके आए थे, और वहाँ से कुछ कवियों की कविताएं अंग्रेजी अनुवाद में ले आए थे। और मेरे मित्रों को शायद याद हो कि उन कविताओं के अनुवाद समकालीन भारतीय साहित्य में उन्होंने किए थे, प्रकाशित किए थे। वो विलक्षण अनुवाद थे। ये अच्छी बात है कि ये रचनावली में है वो। तो वो अनुवाद अपने ढंग की इस बात के प्रमाण है कि कितनी गहरी पैठ कविता में थी शानी की। गालिब मीर के तो वो बहुत गहरे अध्येता थे और बड़ी गहरी पैठ थी उनकी। मेरी उनकी निकटता, गालिब मीर को, मैं उर्दू की दुनिया का आदमी नहीं हूँ, केवल
कुछ चीज़ें आकृष्ट करती हैं, पढ़ता रहता हूँ। मीर और गालिब मुझे बहुत आज हर तरह से परेशान करते हैं और बहुत खूबसूरत ढंग से परेशान करते हैं। लेकिन जब खरे साहब बोल रहे थे तो मुझे याद आया, खरे ने बहुत अच्छी बातें की शानी को लेके, जो करने के हकदार हैं वो, क्योंकि बहुत करीब रहे हैं। जब साहित्य अकादमी में थे और दोनों साथ काम करते थे, शानी और खरे साहब, तो राजेंद्र यादव ने एक शब्द बनाया था, हिंदी उसे भूल न जाए, इसलिए मैं केवल दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा एक चीज़ होती है परेशानी, और उससे ज़्यादा पावरफुल एक चीज़ होती है खरेशानी। तो खरे साहब ने देखा किस तरह बातें की। ये एक अवसर प्रदान किया जानकी प्रसाद शर्मा ने, उसके लिए मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कोई लंबी चौड़ी तकरीर न करके, जो कि मैं कर भी नहीं पाऊँगा यहाँ, शानी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ।